आप बोल रहे हैं कि आप देश के हर वासी को मोहब्बत करते हैं, तो सर ये आपको लगता है कि विपक्ष भी भले हैं लेकिन देश की तो आप ही है ना। आप देश की तो बात कर रहे थे ना कि यही तो चिल्लाते हैं, यही तो चिल्लाते हैं। आप इतना परेशान क्यों हो रहे? जब पार्टी सही है, सब कुछ सही है, तो जांच होने दीजिए, फिर क्यों इतने तंग हो रहे हैं? ना आर देखेंगे ना पार देखेंगे, जो देश को बर्बाद करेगा मोदी जी उसे फाड़ देंगे। जय श्री राम। आपने जामा मस्जिद वाली बात बड़ी आसानी से टाल दी। अमीर देवगन सर्दी में बोला तब भी आपने बड़ी आसानी से टाल दी कि वो छप गया था, हो गया था, गलती सबसे होती है। पर भारत जैसे देश में जब सेक्युलरिज्म को इतना प्रमोट किया जाए तो ये जामा मस्जिद वाले केस में जेंडर अनइक्वालिटी क्यों? आप जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं आप दो एग्जाम्पल पीछे का लेके आते हो और इसको जस्टिफिकेशन कर देते हो, भैया हम तैयार हैं, आप अगर आप चाहें तो आप फिर से ऐसा कांड कर सकते हैं। आप हमेशा ऐसे लोगों के साथ खड़े होते हैं जो कन्हैया का गर्दन उतार देते हैं। और मैं आपको बताता हूं क्यों खड़े होते हैं आप लोग। अगर आप लोग खड़े ना हो इनके पीछे तो आपकी दुकानें बंद हो जाएंगी। आप लोग लगातार ऐसी चीजों का समर्थन करते रहते हो और आप जैसे लोग ऐसे चकाचौंधी स्टूडियो में खड़े होकर जनता को बहला के फुसला के आप जैसे लोगों को स्टूडियो में तो आज की इस वीडियो में ऑडियंस ने शोएब जमाई को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि शोएब जमाई डिबेट में आकर ऑडियंस से पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे, बल्कि जब उनसे कोई सवाल करता था तो ये उल्टे चिल्लाने लगते थे और ये कह रहा था कि भारत में मुसलमानों के साथ अन्याय होता है जब से बीजेपी की सरकार बनी है। तो इसी बात पर ऑडियंस ने जब इसे धोना शुरू किया तो इसके पास कोई जवाब ही नहीं था, और जब इसके पास जवाब नहीं था तो ये डिबेट से भागने लगा। तो इस बात पर भी ऑडियंस ने इसे धो दिया। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आगे। आप बोल रहे हैं कि आप देश के हर वासी को मोहब्बत करते हैं, पर जब अखिलेश यादव जी भाषण देते हैं उसमें वो बोलते हैं कि ट्रिपल इंजन टकरा गए, भिड़ गए ना, तो सर वहाँ पे क्या वो मोहब्बत बांट रहे हैं? इस टाइम पर ये नहीं लग रहा आपको कि संवेदना रखनी चाहिए उनको? वहाँ के जो लोग बैठे हैं वहाँ पे वो हंस रहे हैं, तो सर ये आपको नहीं लगता कि विपक्ष भी भले हैं लेकिन देश की तो आप भी है ना? हाँ तो देश की तो बात कर रहे थे ना कि यही तो चिल्लाते हैं ना कि पूरे देश में विकास ही विकास बह रहा है, डबल इंजन है, ट्रिपल इंजन है। सवाल का जवाब दे रहा हूँ। सर आप इतना परेशान क्यों हो रहे? जब पार्टी सही है, सब कुछ सही है, तो जांच होने दीजिए, फिर क्यों इतने तंग हो रहे? और मैं 2 लाइन और बोलना चाहूँगी, मैं बस 2 लाइन जल्दी से बोलूँ। ना आर देखेंगे ना पार देखेंगे, बस सुन लीजिए सर मंत्री जी। ना आर देखेंगे ना पार देखेंगे, जो देश को बर्बाद करेगा मोदी जी उसे फाड़ देंगे। जय श्री राम। मेरा सवाल सौरभ जी से है कि वो डिग्री के लिए बोल रहे हैं ना, तो मनीष सिसोदिया डिग्री दिखा दें, 12th पास है और डिप्लोमा है, डिग्री नहीं है मनीष सिसोदिया जी के पास। नरेश बालियान भी 9th पास है, नरेश बालियान जी भी, और उन्होंने ट्विटर अभी तो सीबीआई और लिकर पॉलिसी पे बहस है। लिकर पॉलिसी पे रही केजरीवाल को कट्टर करप्ट। सवाल पूछ लीजिए, सवाल पूछिए, स्टेटमेंट सवाल मेरा यही है कि जमुना साफ करी नहीं और स्विमिंग पूल बना लिया अपने बंगले में 21 करोड़ का। आप ये बताइए, 8 साल से मोदी जी की सरकार है, तकरीबन 90% हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार है, लेकिन मुद्दे पे कभी बात नहीं करते, विकास पे कभी बात, नारा जरूर विकास का देते हैं लेकिन विकास पे बात नहीं करते। आ जाते हैं हिंदू मुसलमान पर। सरकार बनाई हिंदुओं के लिए और कानून मुसलमानों के लिए बना रहे हैं और कहते हैं हिंदू खतरे में है। राष्ट्रपति तुम्हारा, प्रधानमंत्री तुम्हारा, गृह मंत्री तुम्हारा, एक मिनट सुन तो लीजिए, राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, उसके बाद भी हिंदू खतरे में है। ये मोदी जी, आरएसएस और बीजेपी, इसने सिर्फ एक फार्मूला इनके पास है कि मुसलमानों का चारा दिखाकर हिंदुओं का शिकार करेंगे बीजेपी, और देश का हिंदू इस बात को समझ नहीं रहा। अंसार रजा जब 20-30 साल के या 10-15 साल के रहे होंगे, धर्म जब भी उतना ही जरूरी था, लेकिन दिक्कत ये है तब ये देख नहीं पाते थे। आजकल बीजेपी की सरकार है, चारा चल नहीं रहा तो आजकल ये कुछ ज्यादा ही देख रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे 2 नवंबर 1966 को 375 कार सेवकों को इंदिरा जी ने पार्लियामेंट के चारों तरफ घेर के गोलियों से भून दिया, मार दिया। क्या वो धर्म की राजनीति नहीं थी? 1984 में एक रिपोर्ट कहती है वही 2 नवंबर को 374 सिखों को गोली से भून दिया। क्या वो धर्म की राजनीति नहीं थी? 90 में 2 नवंबर और 3 दिसंबर को कार सेवकों को मारा, कहा जाता है 35 थे जिनको मार दिया गया। क्या वो धार्मिक रंग नहीं था? आज नहीं हो रहा है अमीर जी, ऐसा आज नहीं हो रहा है। आप पत्रकारिता की आलोचना करते हैं तो आप क्यों सबका ठेका ले लेते हो? नहीं, मीडिया पर सवाल नहीं उठाओगे? भाई मीडिया में कुछ लोग आप जैसे अच्छे लोग भी हैं लेकिन कुछ खराब लोग भी तो हैं, और अगर मीडिया अपने आप को सुधार ले, मीडिया इन नेताओं को दिखाना बंद कर दे जो नफरत फैलाते हैं, मीडिया गलत चीजों को दिखाना बंद कर दे, उन लोगों का बहिष्कार करे, तो समस्या आधी हो जाएगी एकदम। मैं जिम्मेदारी के साथ ही मतलब आप कह रहे वो उनकी खबर ना दिखाई जाए जो ओके पब्लिक कुछ कहना चाहती है। इन्होंने कहा जी आप मीडिया वाले गंदे जो लफ्ज बोलते हैं, कोई भी नेता कोई उसकी फोटो वगैरह मत दिखाएं। कल कोई इलेक्शन होगा, वो बंदा इलेक्शन में खड़ा हो गया, हमें क्या पता वो बंदा कैसा है? ये बड़े पते की बात बोली है। अब आप बताइए, अब ये वो बोल रहे जी बंदा कैसा है, उसको वोट दे कि ना दे, जब दिखाते हैं तब हमें पता लगता है कि वो बंदा ऐसा है। उसको नहीं देना चाहिए यार। मीडिया के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं। निकल आई मीडिया के थ्रू, क्या बोला था? ठीक है, सवाल से पहला तो भाई साहब, अरे दीपक झा आप ही से सवाल नहीं है ना, आप लोग बोल लीजिए जो सवाल है मुझे। भाई साहब की बात का जवाब दे दूं कि मैं 95 से पॉलिटिक्स में हूं, चुनाव भी लड़ा हूं, पार्टी के प्रवक्ता भी हूं। मैंने आज तक कहीं गोल टोपी नहीं लगाई, ना कहीं मस्जिद के सामने, ना कहीं इफ्तियार की दावत में, ना कहीं ईद पर।
आज तक कोई मेरे एक फोटो नहीं दिखा सकते, नंबर एक बात। लेकिन आपके सर्वोच्च नेताओं ने तो लगाई है। देखो जो उन्होंने सवाल किया, दूसरी बात मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। दूसरी, मेरे घर पर ईमानदारी से कह रहा हूँ, कसम खा के, मेरी दिवाली सुबह सुबह एक अफसर सिद्दीकी नाम का लड़का है दादरी का, वो सुबह मिठाई लेकर आता दिवाली पर मेरे दिन, मेरी दिवाली उससे शुरू होती है। और मैंने दर्जनों क्या सैकड़ों लोगों को मैं जानता हूँ मुस्लिम, जो हमारे नवरात्र में भी शामिल होते हैं, दिवाली में भी शामिल होते हैं। दूसरी बात, हाँ आम आदमी है वो, आम आदमी है। वो कह रहे हैं आजम खान आए कभी आपको दिवाली की बधाई देने के लिए क्या? नहीं, मैं आजम खान आए आपके यहाँ पर? आजम खान, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मेरे घर तक क्यों आएंगे? लेकिन नेताजी के घर आजम खान जाते थे। अच्छा, एसटी हसन आए आपके यहाँ पर? अब आप ऐसे आपने बोला कि आपने बोला एसटी हसन मुरादाबाद रहते हैं, मैं दादरी में रहता हूँ, मेरे घर कैसे आएंगे? वो अपने घर में जाते होंगे। अच्छा, कोई नेता आया हो तो बता दीजिए। सैकड़ों, एक तो नहीं सैकड़ों। सवाल आपका सवाल क्या है? आपने जामा मस्जिद वाली बात बड़े आसानी से टाल दी। अमीश देवगन सर ने कुछ बोला तब भी आपने बड़े आसानी से टाल दी कि वो छप गया था, हो गया था, गलती सबसे होती है। पर भारत जैसे देश में जहाँ सेक्युलरिज्म को इतना प्रमोट किया जाता है, जेंडर इक्वालिटी को इतना प्रमोट किया जाता है, हर कास्ट हर रिलीजन एक है, तो ये जामा मस्जिद वाले केस में जेंडर अनइक्वालिटी क्यों? पॉइंट है आपकी बात क्या? आपकी पॉइंट क्या? मेरा सवाल सबसे है कि इंडिया में क्राइम में हर रिलीजन के साथ होता है क्राइम, लेकिन जब क्राइम में हिंदू और मुस्लिम इन्वॉल्व होते हैं तभी वो क्यों एक पॉलिटिकल इशू बन जाता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका, अच्छा सवाल है। बात है गीता में कहा है, हतो वा जेसति प्राप्य स्वर्गानुसुखम। जिहाद तो नहीं है, सुनना पड़ेगा आपको, सुनना पड़ेगा आपको। जियोगे या मरोगे दोनों में स्वर्ग मिलेगा, गीता में लिखा है। अगर जीत गए तो यहाँ पे राज करोगे, मर गए तो स्वर्ग मिलेगा। अगर जिहाद तो कहीं नहीं लिखा है, जिहाद तो कहीं नहीं लिखा है ना। सवाल ऑडियंस का सवाल क्या है? क्या सवाल? मेरा सवाल है, खड़े सर मेरा सवाल है, ये जो अभी दिल्ली में एनसीडी चुनाव है, मैं उसी से बात करना चाहूंगा। अभी आप लोग 10 साल पहले आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, अब आपकी सरकार और आपका एक विधायक भी आपके दिल्ली में क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं आप लोग की कमियां हैं। जी, अब वो तो यूपी में भी इनकी एक टाइम पे सरकार थी, वहाँ पर भी नहीं है। इनकी सरकारें तो कई जगह थी। अब तो अगर एक बताइए सर, मेरा आपसे बहुत तमीज़ और तहजीब के साथ बस एक ही सवाल है कि आप जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, आप 2 एग्जाम्पल पीछे का लेके आते हो और इसको जस्टिफिकेशन कर देते हो कि भैया हम तैयार हैं, आप अगर आप चाहें तो आप फिर से ऐसा कांड कर सकते हैं। प्रत्यक्ष नहीं बट परोक्ष रूप से आप हमेशा ऐसे लोगों के साथ खड़े होते हैं जो कन्हैया का गर्दन उतार देते हैं। और मैं आपको बताता हूँ क्यों खड़े होते हैं आप लोग। अगर आप लोग खड़े ना हो इनके पीछे तो आपकी दुकानें बंद हो जाएंगी। आप लोग लगातार ऐसी चीज़ों का समर्थन करते रहते हो और मैं आपको बताता हूँ क्यों। हम ऐसे लगातार डिबेट में जब आके हम कहते हैं सर आप ऐसी बातें मत करिए, इसका बाहर गलत असर पड़ता है। हम खुद जाके लगभग 200 से 300 बच्चों से बात किए जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, हमने उनके दिमागों में आपकी छाप देखी है सर। आपकी बोली हुई भाषा उनके दिमागों में ऐसे पड़ती है कि वो गला उतारने से भी संकोच नहीं करते हैं। और आप जैसे लोग ऐसे चकाचौंध स्टूडियो में खड़े होकर जनता को बहला के फुसला के उस 22-23 करोड़ आबादी को आप बहला फुसला के उसको गर्दन काटने पर मजबूर कर देते हो। आप जैसे लोगों को स्टूडियो में तो इन जैसे मौलानाओं का यही हाल है, क्योंकि ये लोग पहले तो बहुत बड़ी बातें करेंगे, लेकिन जब ऑडियंस से इन लोगों का सामना होता है तो ऑडियंस से ये लोग ऐसे ही अपनी धुलाई करवाते हैं, क्योंकि इन लोगों को सोचकर तो कुछ बोला नहीं होता, जो मन में आया बस हर जगह डिबेट बकते जाते हैं, जिस वजह से ये लोग हर जगह हर डिबेट में अपनी धुलाई करवाते हैं, ऐसी अपनी उठपटांग ज्ञान की वजह से। खैर, आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।